नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चारों तरफ खूब चर्चा चल रही है। मोकामा को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है क्योंकि वहां पर 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है और साथ ही साथ बीजेपी पहली बार मोकामा में चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में बातचीत गोपालगंज की करेंगे और वहां पर जो बेहद कांटे का मुकाबला होने जा रहा है उसके पीछे के कारण की भी चर्चा करेंगे और एआईएमआईएम का कितना प्रभाव वहां पर पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। गोपालगंज उपचुनाव पिछले 17 सालों से यह सीट बीजेपी के खाते में रही। सुभाष सिंह यहां से जीतते रहे लेकिन उनका निधन हो गया, जिस वजह से यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उनकी पत्नी कुसुम देवी बीजेपी के टिकट पर यहां से मैदान में है। वहीं बात करें दूसरे उम्मीदवार की तो साधु यादव ने भी बसपा के टिकट पर अपनी पत्नी इंदिरा यादव को मैदान में उतार दिया है। महागठबंधन से आरजेडी मोहन गुप्ता को मैदान में उतारे हुए है, जबकि पिछले दिन एआईएमआईएम ने यह घोषणा किया कि वो भी यहां से उम्मीदवार उतारने जा रही है और उसने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। अब्दुल सलाम गोपालगंज के उपचुनाव में मीम के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ऐसे में इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबले में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा, कि लड़ाई जो होगी किसके किसके बीच होगी, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन मीम की चर्चा सबसे पहले हम करेंगे क्योंकि देखिए एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारने के बाद चारों तरफ अब चर्चा यही हो रही है कि एआईएमआईएम बिहार में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। पहले विधानसभा चुनाव में उसने नुकसान पहुंचाया और अब गोपालगंज उपचुनाव में भी महागठबंधन को हराने की कोशिश में लग गई है। देखिए आरजेडी के अगर वोट बैंक की बात करें और समीकरण की तो एमवाई समीकरण पर आरजेडी की राजनीति की बात हर कोई करता है, लेकिन उसमें से एम समीकरण के टूटने की का खतरा एआईएमआईएम के मैदान में उतरने के वजह से आरजेडी को हो गया है। अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम कितना बड़ा खतरा है महागठबंधन के लिए। क्या केवल वोट काटेगी या जीत भी सकती है? हर कोई इस बात को जानता है कि 2020 के चुनावी परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम का कद बढ़ा है। वो 5 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। भले ही उनमें से 4 को आरजेडी ने तोड़ लिया, लेकिन वो 5 की संख्या ने ये बताया कि मीम की अपनी एक ताकत है और वो चुनाव लड़ती है तो कांटे का मुकाबला भी देती है। लेकिन वो पहली बार मौका नहीं था जब मीम ने बिहार विधानसभा का कोई चुनाव जीता। देखिए भले ही आश्चर्यजनक रिजल्ट के तौर पर 20 का चुनाव देखा गया, लेकिन उसके पहले 1 साल पहले 2019 में ही उपचुनाव हुए थे 5 सीटों पर अक्टूबर में, और उस दौरान जब परिणाम आए थे तो मीम ने एक उम्मीदवार किशनगंज में अपना दिया था और वो उम्मीदवार उपचुनाव जीतने में सफल रहा। तो 2019 में पहली बार एआईएमआईएम ने बिहार में इतिहास रचा था उपचुनाव के जरिए, जब किशनगंज की सीट पर उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, बीजेपी के प्रत्याशी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और 10,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। अब देखिए जब उस दौरान वहां पर चुनाव हो रहे थे तब भी चर्चा यही चल रही थी कि मीम के उतरने से किशनगंज में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। बीजेपी के तरफ से उस समय स्वीटी सिंह मैदान में थी और कांग्रेस के तरफ से सईदा बानो जो कि किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद की मां थी, वो मैदान में थी। और तमाम राजनीतिक पंडितों ने ये अनुमान लगाया कि एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों का विभाजन करेगी और इससे जीत बीजेपी का होगा। लेकिन देखिए जब परिणाम आए तो कमरुल होदा को 70,000 जो कि मीम के प्रत्याशी थे 70,469 वोट मिले।
बीजेपी की स्वीटी सिंह इस उम्मीद में थी कि मुस्लिम वोटों के बिखराव में वो चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन वो फिर चुनाव तीसरी बार हारी। उन्हें 60,258 वोट मिले। कांग्रेस की सईदा बानो को 25,285 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर रहीं। तो ये परिणाम उस समय का बताता था कि मीम केवल चुनाव हारने के लिए या किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रही थी। पिछले दिन जब उम्मीदवार का ऐलान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किया, तो हमने उनसे ये सवाल पूछा कि गोपालगंज में आप उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्या मुस्लिम वोटों का विभाजन नहीं होगा? क्या महागठबंधन के प्रत्याशी कमजोर नहीं होंगे? क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि देखिए, बीजेपी को हराना हमारा भी लक्ष्य है। जब बहुमत परीक्षण हुआ महागठबंधन का, नीतीश तेजस्वी की सरकार का, तो हमने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया था, विरोध में नहीं किया था। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी का सफाया हो, लेकिन हमें अपना अस्तित्व भी बनाए रखना है। हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल का पहला उद्देश्य है चुनाव लड़ना। और जहां पर हमारा संगठन मजबूत है, जहां पर हमारे वोटर हैं, वहां पर हम चुनाव क्यों ना लड़ें? अगर महागठबंधन को ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो वो पहला ये काम करे कि अपने प्रत्याशी के पांव पीछे खिंचवाएं और हमें समर्थन दे, ताकि हम बीजेपी को हराने में कामयाब हों। अगर वो नहीं हमारा समर्थन कर सकते, तो हम उनका समर्थन क्यों करेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और किशनगंज का करिश्मा गोपालगंज में दोहराएंगे। और अख्तरुल ईमान ने जो ये बातें कही, उससे एक बात तो साफ थी कि मीम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम पूरी ताकत के साथ गोपालगंज उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। मीम 2 सीटों में से केवल 1 सीट पर लड़ रही है और उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि गोपालगंज में मुसलमान सबसे अधिक मतदाता उस विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देते हैं। उनकी संख्या 58,000 है और दूसरे यादव समाज की बात करें तो उनकी संख्या 46,000 है। ये दोनों के दोनों राजद के वोट बैंक कहे जाते हैं। लेकिन राजद ने जो प्रत्याशी दिया है मोहन गुप्ता, वो वैश्य समाज से आते हैं। ऐसे में ये दोनों के दोनों एमवाई एक साथ राजद के पक्ष में वोट करेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हैं। क्योंकि यादव समाज में भी टूट हो सकता है, क्योंकि साधु यादव मैदान में है। पिछली बार 2020 में जब मैदान में उतरे थे तो दूसरे नंबर पर रहे थे। महागठबंधन के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। तो यादव वोट बैंक में सेंधमारी तो करेंगे ही करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बसपा के टिकट पर हैं तो बहुजनों के वोट में भी सेंधमारी करेंगे, ये भी तय है। और उनका गोपालगंज में अपना एक कद है और अपना दम वो दिखाते रहे हैं। वहां से पूर्व के वो विधायक भी हैं। अब एआईएमआईएम इस बात को अच्छे से समझती है, क्योंकि रियाजुल हक जो कि आरजेडी के कई बार गोपालगंज में प्रत्याशी रहे, वो भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी में थे। लेकिन आरजेडी की तरफ से उन्हें कोई सिग्नल नहीं दिया गया, वो चुपचाप बैठे रहे। और उनका जो दम है गोपालगंज में, वो मोहन गुप्ता के तुलना में बहुत ज़्यादा है। और रियाजुल हक अगर शायद आरजेडी के उम्मीदवार होते तो एआईएमआईएम के तरफ से प्रत्याशी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि मुसलमान में कोई बिखराव ना हो और मुसलमान उम्मीदवार जीते, इसको लेकर एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती, ताकि उसकी छवि पार्टी की खराब ना हो मुसलमानों में। और ऐसे में जब रियाजुल हक को टिकट नहीं मिला, तब एआईएमआईएम ने कि भैया गोपालगंज में उम्मीदवार उतारना चाहिए। और आरजेडी जो केवल मुसलमानों का वोट ले लेकर राजनीति करती है, उसको भी इस बार एहसास कराना चाहिए कि मुसलमानों की ताकत क्या है। इसके अलावा एआईएमआईएम का ये भी कहना है कि केवल हम मुसलमानों के वोट को ही अपने पाले में नहीं लाएंगे, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जो पिछड़ा है, उसके भी वोट बैंक हमारे साथ आएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के वोटरों में हमेशा सवर्ण वोटर की बात होती रही है। अगर कुसुम देवी को देखें तो वो राजपूत समुदाय से आती हैं। गोपालगंज में राजपूतों की संख्या लगभग 20,000 है, ब्राह्मणों की संख्या लगभग 13,500 है, भूमियारों की संख्या लगभग 15,500 है और कायस्थ की भी संख्या लगभग
8,500 है। ऐसे में सवर्ण वोटर अगर एकमुश्त होकर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो उनके पक्ष में ज़्यादा झुकता नजर आएगा। लेकिन एआईएमआईएम जब मैदान में उतरी है तो नुकसान सबसे ज़्यादा आरजेडी के होने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। मीम भी इस बात को समझती है कि वहाँ पर वो चुनाव क्यों लड़ रही है, किसके संख्या के दम पर। अब सवाल यही है कि क्या किशनगंज वाला करिश्मा गोपालगंज में एआईएमआईएम दोहरा पाएगी। जिस प्रकार से वहां उपचुनाव वो जीती, हालांकि वहां पर मुस्लिमों की आबादी गोपालगंज की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, लगभग 70% आबादी उन्हीं की थी, तो एक वो पक्ष तो था ही। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सभी समुदायों का वोट मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। गोपालगंज में कितना लेकर आएगी और उसके उतरने से कितना नुकसान साधु यादव को या फिर आरजेडी को होने जा रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मीम का कहना है कि उतरे हैं जीत के लिए, कड़ी टक्कर देंगे, कड़ी चुनौती देंगे और लड़ेंगे मजबूती से, और हम ही इस बार बीजेपी को हराएंगे। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गोपालगंज की लड़ाई किस करवट लेती है। मामला अब वहां पर चतुष्कोणीय हो गया है। मीम के प्रत्याशी उतारने के बाद अब आरजेडी का सरदर्द बढ़ गया है गोपालगंज में कि क्या होगा, कैसे होगा, और तमाम जो उनका एमवाई समीकरण है उसे कैसे एकजुट रखा जाए। अपन रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।